नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी भी SC, ST, OBC अथवा EWS में आते हैं? तो मेरे ख्याल से आपने कास्ट रिजर्वेशन के बारे में जरूर सुना होगा। यह सवाल तो बहुत सरल है, लेकिन इसका उत्तर देना उतना ही कठिन है। आज के हम वीडियो में यह समझेंगे कि कास्ट रिजर्वेशन सही है अथवा गलत, या फिर आपकी रिजर्वेशन पर कौन मजे मार रहा है, और साथ ही साथ हम इसके इतिहास के बारे में भी आज के इस वीडियो में समझेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो जाकर देखें। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है सबसे बड़ी अदालत में। अब आज के दिन जाति के आधार पर किस प्रकार का भेदभाव होता है वो तो आप स्वयं जानते होंगे, लेकिन अब लोग सोचते हैं शहरों के कि ये तो सिर्फ एक किताबी जुमला है। लेकिन यदि वास्तविकता में देखा जाए तो आप किसी गांव में जाइए और गांव में देखेंगे किस प्रकार जाति के आधार पर उनको भेदभाव देखने को मिलता है। इसी जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए भारत में आरक्षण लागू किया गया था, जिससे कि जो पिछड़े थे, दलित थे, उनको एक बराबर का एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके। इसको आप स्वयं वीडियो में देख सकते हैं। दलित लोग नीची कास्ट होती है, ठीक है, तो उन्हें ना शादी करते, खाने के लिए हमारे यहाँ प्रोग्राम खाने के लिए आएंगे, वो तो अलग बैठ के खाएंगे। ये नहीं कि हम उनके यहाँ खाने जाएं, हम नहीं जाते उनके लिए खाने। क्यों? वो SC के लोग हैं, हम उन्हें नीची कास्ट मानते हैं। कास्ट सिस्टम की कई थ्योरी हैं, जिनमें से प्रमुख है ऋग्वेद की थ्योरी, जो वर्ण थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। मस्तिष्क को ब्राह्मण बताया गया है, बांह को क्षत्रिय बताया गया है, जांघ को वैश्य बताया गया है और पैर को शूद्र बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और जो कैटेगरी थी जिसको यहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया था, वो थी दलित कैटेगरी, जिसका मुख्य रूप से काम क्लीननेस अथवा स्वच्छता का काम उसको सौंपा जाता था। यानी मुख्य रूप से 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपने यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे इमेज में किस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र हुआ करते थे। दूसरी थ्योरी आपके पिछले जन्म और कर्म पर निर्भर करती है। माना जाता है कि यदि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो आप ब्राह्मण अथवा उच्च जाति में जन्म लेंगे, या फिर आपने खराब कर्म किए होंगे तो अभी वर्तमान में आप निचली अथवा जो लो कैटेगरी होती है उसमें जन्म लेंगे। ये एक थ्योरी बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही ज्ञानी होते हैं, और क्योंकि प्राचीन काल में यह माना जाता था जो भी शिक्षक होता था वो ब्राह्मण होता था, लेकिन इतिहास बदलता गया और फिर बाद में इतिहास में ये बदलाव आया कि जो भी ज्ञानी होगा वो ब्राह्मण माना जाएगा। 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध भी जातिगत समाज का विरोध किया करते थे। ऐसा नहीं है केवल इतिहास में विरोध हुआ है, बल्कि आधुनिक युग में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1956 में लोअर कास्ट हिंदू और बुद्धिज्म के बीच एक मास कन्वर्जेशन किया था। भेदभाव केवल हमें इतिहास में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि जब अंग्रेज भारत में आए तो और ज्यादा भेदभाव देखने को मिला, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया कि उनको भी समाज को बांटना था, डिवाइड करना था जाति के आधार पर। तो उन्होंने सबसे अच्छा एक सिस्टम चुना, वर्ण सिस्टम, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण को जो सबसे ऊपर रखा उसे ब्राह्मणवाद या फिर आप महाराजगिरी भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसको बांटने का काम वाटरफील्ड ने 1834 में किया था, जिसमें उन्होंने वर्ण सिस्टम को इंक्लूड किया जो उनके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसके अंदर। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई महान ऐसे जो राजनेता अथवा पॉलिटिशियन अथवा क्रांतिकारी हुए जिन्होंने जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया, जिनमें से प्रमुख थे सत्यशोधक समाज के जो ज्योतिबाई फुले, कोल्हापुर के जो राज्य के राजा साहू जी, और साथ ही साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर। कोल्हापुर के राजा साहू जी ने सबसे पहले अपने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की थी। दूसरी बात, सत्यशोधक समाज जो कि ज्योतिबा फुले द्वारा एक स्थापना की गई थी, उसमें उन्होंने जो पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक पुस्तक एनालिसिस ऑफ कास्ट की नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने पिछड़े और दलितों के उत्थान के लिए बात कही। इतिहास के बाद हम वर्तमान में आते हैं, तो जब भारत आजाद हुआ था तो लोकसभा की इलेक्टेड सीटें जो कि 543 थी, जिनमें से SC कैटेगरी के लिए और ST कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व करी गई थी, जिनमें 84 सीट SC कैटेगरी के लिए और 47 सीट ST कैटेगरी के लिए। उसके बाद हम बात करें तो भारत के जो संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 में विशेष प्रावधान किए गए हैं SC ST के लिए। गवर्नमेंट कुछ जो कानूनी प्रक्रिया बना सकती है और उनके लिए
कुछ अलग से नियम लागू कर सकती है या फिर उनके उत्थान के लिए। संख्या के अनुसार एससी कैटेगरी में 15% आरक्षण, एसटी कैटेगरी में 7.5% आरक्षण। साल 1991 में जो 1991 में जो एक मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसने 1993 में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी जो 27% आरक्षण की व्यवस्था की। इसके अलावा ये पूरा आरक्षण मिला के 49.5% बना। इसके बाद साल 2019 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कि जनरल कैटेगरी में लोग आते थे, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की। सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। इस प्रकार पूरा ऑल ओवर हमारे भारत में 60% आरक्षण देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि भारत में आरक्षण का क्या प्रभाव है, इसके आउटपुट क्या है और आउटकम्स क्या हैं। आउटपुट क्या होता है कि जैसे मैंने या फिर प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया, लेकिन उसके आउटकम क्या है कि क्या भारत में रियलिटी में स्वच्छता आई है, क्या शौचालय बनाए हैं तो क्या महिलाएं उस शौचालय में शौच करने जा रही हैं, ये होता है आउटकम्स। यानी कि यदि भारत में आरक्षण लागू किया गया है तो क्या उसके फायदे जो आरक्षित कैटेगरी है उसको देखने को मिले हैं या फिर कुछ विशेष व्यक्तियों को ही देखने को मिले हैं। तो मुझे तो लगता है कि नहीं मिला है। क्यों? इसका एक मुख्य कारण ये है कि आप बताइए, एक सांसद अगर एससी कैटेगरी से रिजर्व से चुना जाता है और वो एक साल में कम से कम जो 5 साल का जो उसका कार्यकाल होता है उसमें वह हजारों करोड़ की संपत्ति जोड़ लेता है, उसके बाद वो कहां से आपको पिछड़ा लगता है, उसके बाद वो आपको कहां से लगता है कि उसको समाज में इक्वल होने की जरूरत है। लेकिन उसकी जगह यदि किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति को यही आरक्षण दे दिया जाए तो वह दूसरा व्यक्ति कम से कम उस सीट से क्या होगा, बढ़ेगा और उसके पास भी वो एक इक्वलिटी आने की संभावना होगी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति एक बार किसी भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे कि आपको मालूम है गांव में नक्सलाइट एरियाज होते हैं, उनके पास खाने को नहीं होता है, वहां पर भी एससी एसटी के कैटेगरी के लोग ही रहते हैं, लेकिन वो बेचारे उस आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो व्यक्ति, अभी आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है, वो अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाते हैं, 20-20 लाख रुपए फीस भरते हैं, तो फिर वो किस आधार पर आपको ये लगते हैं कि ये व्यक्ति अथवा इस कैटेगरी का जो लोग हैं वो कमजोर हैं अथवा इक्वलिटी नहीं पा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन जाति के आधार पर मिलना चाहिए या फिर आपके इकोनॉमी के आधार पर? देखिए, अगर आप कोई भी एक भारत का करोड़पति अरबपति बिजनेसमैन है और यदि वो एससी कैटेगरी का है तो उसको वही आरक्षण मिलेगा जो एक सामान्य, जो जिसके पास खाने को नहीं पूजा है, एससी कैटेगरी के लड़के को मिलने वाला है, अर्थात अभ्यर्थी को मिलने वाला है। तो इस प्रकार आप बताइए, एक व्यक्ति बिल्कुल आसमान पे बैठा हुआ है और एक व्यक्ति घर में खाने को नहीं है, उस मामले में किस हद तक ये आरक्षण सही होगा? तो अब आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए अथवा इकोनॉमी के आधार पर। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप आरक्षण का पूरा फुल टू फुल डिटेल समझे होंगे, उसका इतिहास समझे होंगे, किन किन ने इसमें योगदान दिया, किस प्रकार हमारे भारत में आरक्षण का विकास हुआ और आगे चल के क्या आरक्षण समाप्त हो सकता है अथवा नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जहां भी देख रहे हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।